जो खालिस्तान इसने शुरू किया था, देयर वाज नो इशू एट ऑल। और इशू खालिस्तान का आज भी नहीं है, क्योंकि राइट्स मूवमेंट हमेशा ग्राउंड पे कोई वजह होती है कि भाई इस कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इसके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, इसके बंदे गायब हो रहे हैं, तो जाके रेजिस्टेंस शुरू होती है कि हमारे राइट्स दो। इंडिया में तो सिख कम्युनिटी कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है या आवाज उठा रही है, कहीं इंडिया में नहीं है। लेकिन आपको बाहर निकलेंगे तो आपको खालिस्तान 2020 खालिस्तान हर जगह नजर आएगा। कौन चला रहा है? ये जियाउल हक की पॉलिसी थी जिसको कंटिन्यू किया है। उसके बच्चों ने, जो आर्मी के ऑफिसर आते गए, उन्होंने JNK, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, केरला और पंजाब, हरियाणा पंजाब, ये पाकिस्तान के शुरू से टारगेट ऑफ अटैक्स रहे। भाई लद्दाख में अगर वो कह रहे हैं कि चाइना की फौजें खड़ी हैं, इतनी सारी फौज आ गई है, क्या है वो है, क्या चाइना हमला कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा चाइना हमला। चाइना बिजी रख रहा है इधर से इंडियन फोर्सेस को, उधर JNK में पाकिस्तान ने LOC की जो वायोलेशन करके इंडियन फोर्सेस को, इसलिए कि इंडियन फोर्सेस ने इनकी जिंदगी हराम कर दी है। इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से और वेस्टर्न पार्ट से, पंजाब में और JNK में, वो रुक गई है, क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने बड़े इनके जो अटेम्प्ट्स थे वो पकड़ लिए होने से पहले ही, या इनकाउंटर हो जाते हैं, वो लोग मारे जाते हैं, इनकी इन्फिल्ट्रेशन रुक गई है। तो ये ऑक्यूपाई करके इन्फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। चारों तरफ से खतरा है, लेकिन ये देश कायम रहने के लिए बना है और कायम ही रहेगा। और अब कोई अगर इस उसमें है ना कि इसका कोई डिवाइड कर लेगा, तो आज का हिंदुस्तानी जागा हुआ है। आज का हिंदुस्तानी किसी ऐसी आर्टिफिशियल लीडरशिप के झांसे में नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा मेरी बात ना माने, सच्चाई को जाने, सच्चाई को जाने। यही हमारा मजहब भी दरस देता है। सच्चाई को जानने की कोशिश करें, अपनी ओरिजिन पे जाएं। आप अरब नहीं हैं, आप तुर्क नहीं हैं। आप जिंदगी में आसमान से छलांग मार लें, आप अरब तुर्क नहीं बन सकते। अब हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी ही रहोगे। और अगर आप अपने हिंदुस्तानी होने पे प्राउड फील करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, नोबडी एल्स। अपने ऊपर एहसान करोगे जब अपनी ओरिजिन पे फख्र करोगे तो। लेकिन अगर तुम कौवा हंस की चाल चल पड़ोगे अरब बनने के लिए या अर्तुगरल बनने के लिए, तो वो सब बादशाहों के खेल थे। क्या आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों के खलीफाओं ने इस्लाम के लिए फैलाया था? एक साहब हैं खालिद उमर साहब, यहां लंदन में रहते हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी। उन्होंने अभी एक लंबा चौड़ा इसी टॉपिक पे कि हिंदुस्तान में मुसलमान क्या कर रहा है, और इसमें आखिर में उन्होंने ये लिखा था कि इफ यू थिंक दैट इस्लाम इज ए रिलीजन, यू आर रॉन्ग। इस्लाम इज ए स्ट्रॉन्ग मिलिटराइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल ऑपरेसिव सिस्टम, एंड आई एंडोर्स इट। कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि सबको फतह करो, सबको मुसलमान करो। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेसिव मिलिटराइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। खुदारा अपने मुल्क को अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए जन्नत बना रहने दें। इस मुल्क में अपने बच्चों को एक अलग रास्ते के ऊपर ना लेके जाएं। यही मैं बेल्जियम में जब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करता था तो मुझसे पूछते थे, तो मैं उनसे यही कहता था कि स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो देखे कि उसके बच्चे किस तरह बड़े हो रहे हैं। अगर आप मुसलमान को खुली छूट दे दोगे कि जैसे अपना बच्चा बड़ा करना है बड़ा करो, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैंने बेल्जियम में भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को, जब मैं उनके लिए जॉब करता था, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा आपको क्या पता यहाँ पे बच्चे किस तरह बड़े करते हैं मुसलमान। मैं कहा स्कूल से जो सीख के आ जाते हैं, माँ बाप सब बुला देते हैं और अपना सबक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे कि बच्चे सारे एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, एक ही जैसे बड़े हो रहे हैं कि नहीं। देन यू कैन इंक्रीज योर नेशनलिज्म एंड यू कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग नेशनल
नेशन। लेकिन यहाँ पे तो मदरसे के करीब नहीं जा सकता कोई ये चेक करने के लिए कि मदरसे में बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो। भेड़ बकरों की तरह हम अपने बच्चों को, वो खास तौर पे गरीब जिसके पास चॉइस नहीं होती, वो कहता है मदरसे में 3 वक्त का खाना भी मिलेगा और तालीम दे रहे हैं। अबे वो तालीम नहीं दे रहे, वो जानवर बना रहे हैं उधर। तालीम ये नहीं है जो मदरसों में दी जाती है। हमने भी मदरसों में पढ़ा है। जब छोटे छोटे थे तो हमारे घर के पास एक बाई होती थी, हमारी अम्मी ने मुझे और मेरी बहन को उसके पास कुरान पढ़ने के लिए भेजते थे। हम उस बाई के पास जाते थे पढ़ने के लिए मदरसे में, उसके सारे बच्चे कुरान पढ़ लिया, बात खत्म ना। आगे की तालीम आप मदरसों में क्यों दे रहे हो? तो फिर स्कूल्स काय के लिए हैं? उस मदरसे की तालीम वाले बच्चे का बाप उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। मस्जिद तो मैं तबलीगी जमात पे काफी बोलता रहता हूं। तबलीगी जमात और इनकी एक्टिविटीज पे अगर आप बच्चे अपने उधर दे रहे हैं, उनके हवाले कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की जिंदगी और आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। इस भूल में ना रहिएगा कि आपका बच्चा अगर 4 काफिरों को मार देगा और खुद शहीद हो जाएगा और सीधा जन्नत में जाएगा। ये भूल में ना रहिएगा। इतना अल्लाह को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अगर हम अपने कुरान पे बिलीव करते हैं और हम कहते हैं कि वो रहीम और करीम है, और वही अल्लाह कहता है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, तो वो कैसे आप किसी हिंदू के ऊपर या काफिर के ऊपर, जो काफिर में जब कहता हूं तो मेरे लिए वो काफिर नहीं है। मैं उन मुसलमानों के जहन पे ठोक बजा के कहना चाह रहा हूं कि ये जिसको तुम काफिर कह रहे हो ना, ये भी तुम्हारी तरह का इक्वल इंसान है। वो अगर किसी और भगवान पे बिलीव करता है तो वो कमतर नहीं हो जाता। तुम्हारी नजर में हो रहा है इसलिए कि तुम्हारी तालीम ऐसी है। तो मैं इस हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान में इस्लाम के रूल, आज तक की बात कर रहा हूं। आज भी हिंदुस्तान में इस्लाम ही रूल कर रहा है भाई, कर रहा है ना। मैं कल किसी साहब ने मुझे एक किताब का पेज भेजा है कि सुल्तान ईद कैसे मनाता था हिंदुस्तान में। इब्ने बतूता की किताब का एक पेज उन्होंने भेजा है। 1320 ऐसा कुछ साल है, सुल्तान ईद मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? दरबार लगा हुआ है, सुल्तान साहब बैठे हुए हैं। अब सुल्तान साहब को पेश किया गया कि हमने पिछली जंगों में जितने राजे महाराजाओं के खानदान वालों को कैद किया था, उनकी बीवियां और बेटियां पेश हैं। सुल्तान साहब कहते हैं रक्स पेश किया जाए। वो हिंदू राजे महाराजाओं की बीवियों बेटियों से रक्स कराया जाता है वहाँ पे। फिर सुल्तान साहब किसी अमीर को आवाज़ देते हैं, हाँ ये लड़की तुम ले जाओ, हाँ भाई ये तुम ले जाओ। बांट रहे हैं हिंदू लड़कियों को। फिर हमें ये जावेद साहब ज्ञान देते हैं कि मुसलमान रूलर तो यहाँ पे, ये रिकॉर्डेड इब्ने बतूता जिसको हर मुसलमान एक हिस्टोरियन मानता है, उसकी किताबों में ये लिखा है। और लंबा चौड़ा है, कितना बताऊं मैं, कि फिर वो सुल्तान साहब जब सारी लड़कियां बांट देते हैं, पूरा दिन यही चलता रहता है। फिर अगले दिन फिर दरबार लगता है। अब वो जो हिंदू बिजनेस कम्युनिटी के और अपर क्लास के लोग जो थे, उनकी बेटियां और बीवियां पेश की जाती थी। वो फिर सुल्तान साहब रक्स देखने के बाद बांट देते थे अपने अमीरों में, अपने कजन्स में, अपने बेटों में, अपने रिश्तेदारों में। आखिरी में आता था आम गरीब हिंदुस्तानी जनता की औरतें। तीसरे दिन वो सुल्तान साहब अपने सिपाहियों में बांट देते थे। खुदा के वास्ते इन मुसलमान हुक्मरानों को ग्लोरीफाई ना करें, खुदा के वास्ते। हमारी माओ बहनों के साथ इन्होंने क्या किया, वो बगदाद तक बांध के लेके गए। कहते हैं कि मैं अपने मुसलमान हुक्मरानों को अच्छा कहूं, उसमें मेरी भी तो खानदान की औरतें थी ना। जब ये महमूद गजनवी और ये जो दूसरे लुटेरे आते थे, तो ये पहले सिंध और गुजरात जहां पे हमारे खानदान वाले थे, वहां पे तो कुश्तों को पुश्ते लगाते थे, उसमें हमारे खानदान वाले मरते थे। और मैं महमूद गजनवी की तारीफ करूं, अरे लानत है मेरी जिंदगी के ऊपर। मैंने मर के अपने क्या पुरखों के साथ आंखें नहीं मिलानी? क्या वो मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि हजरत महमूद गजनवी कैसे हो गया तुम्हारे लिए, हजरत मोहम्मद गौरी कैसे हो गया तुम्हारे लिए, हजरत बाबर कैसे हो गया, औरंगजेब टोपियां बेचने वाला कैसे हो गया?
जिसने तुम्हारे बाप को मारा था, जिसने तुम्हारी मां का बलात्कार किया था, मैं आंखें मिला सकूंगा अपने पुरखों से? या मैं उनको फख्र से कहूंगा कि मैं तो पूजा करता था महमूद गजनवी की? अरे अपनी असलियत को पहचानो हिंदुस्तानियों, चाहे मुसलमान हो के हिंदू हो। अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तानी पैदा किया है, सदियों से हिंदुस्तानी हो, ढूंढ रहे हो अपनी असलियत अर्तुगरल में।